इंदौर का रुख करते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल की 29वीं पुण्यतिथि में वो मौजूद हैं। देखिए, संबोधित कर रहे, सुन लीजिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मित्रों के सम्मान के साथ सहभोज का कार्यक्रम, एक देश एक चुनाव की बात करने का शंकर भैया ने भी एक कार्यक्रम बनाया। तभी मनोज जी ने बताया कि आज ये संयोग अच्छा है कि हमारा ये कार्यक्रम है और माननीय सभापति जी भी आने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल जी से परिचित भी था और उस समय मैं विद्यार्थी परिषद के नाते से उनसे मिलता था। तो मैंने सहज रूप से मेरे मन में बनाया कि इस कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए, हमको निश्चित रूप से भाग लेना। उनके जीवन का वो पक्ष भी मुझे मालूम है। आमतौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व के नाते से उनको जाना जाता है। चुनाव तो वो 3 बार लड़े, तीनों बार जीते हैं और जिस प्रकार से वन मंत्री का उनके पास दायित्व था और वनों के अंदर आदिवासियों की कई प्रकार की कठिनाइयों की जो जानकारी और एक साफ सुथरे व्यक्ति की जो उनकी पहचान थी, जिस प्रकार से वो काम करते थे, जो फैसले लेते थे, ये सच्चे अर्थों में हमको अपनी उस गौरवशाली परंपरा के वो प्रतिनिधि थे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हम जनसंघ के ज़माने से आज तक अपने विचारों के लिए लड़ने वाली पार्टी के सिपाही के नाते से निर्भय सिंह जी की पटेल जी की नेतृत्व क्षमता बड़े आदर के साथ लेते थे। जो काम उनको मिल जाए, जो जिस प्रकार से काम करे, उस काम की अपने आप में छाप रखना, काम के लिए, संगठन क्षमता का तो उदाहरण ग्रामीण के लिए, शहर के लिए आ ही गया है। शहर में भी, गांव में भी, दोनों तरफ जिलाध्यक्ष बनना ये उनके ही नेतृत्व में हुआ है। और ललित जी कहाँ गए थे? वो उनने कहा कि मैं उनका महामंत्री था, अच्छा हुआ आप भी आए। तो मैं ललित जी को भी, हाँ ललित पोरवाल जी, धन्यवाद। अपने बीच में से उनके उस दौर के साथ, और नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने अच्छा रहस्य बताया कि ये 2 पुरस्कार जीतने वाले लोग उस प्रतियोगिता के बाद हमारी इस प्रतियोगिता से आगे का अंजाम क्या होता है। अब हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ बोलने वाला कोई महापौर बनता, कोई जिला अध्यक्ष बनता, ये हम सबके सौभाग्य की बात। और यही सुनते सुनते कोई भारत सरकार के मंत्री बनते, प्रदेश के अध्यक्ष बनते, हमारे सभापति बनते, ये भी आनंद की बात है। नानी नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जो सदैव अच्छे कामों को ऐसे प्रोत्साहन देते हुए, युवा प्रतिभाओं को मौका देते हुए, उनकी बात के प्रस्तुतिकरण के आधार पर ये बात सही है। हमने विनोद में कहा कि ये सही बात है भाई, जरा गौर से ये गौर करके इस चीज़ को जोड़ देना कि जहाँ सुमित जी ने डिजाइन बनाई थी कार्यक्रम की, किसने बनाई थी, या इस मंच से उठने के बाद मुझे बताना जरूर, मैं उसको सम्मान जरूर करूँगा कि कभी कभी किसी विषय पे 5 मिनट किसी वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को बुलाना है तो एक ही विषय पे पक्ष विपक्ष को साथ में बुला लो तो और अच्छा होता है। विषय एक ही हो तो उसके दोनों पक्ष आ जाए, और ये हमारी प्राचीन काल की विधा है। हमारे यहाँ इसको धर्म की भाषा में शास्त्रार्थ भी कहा गया है, और इस शास्त्रार्थ में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान अतीत के काल से बनाए, आज से नहीं है। अपने अपने विषय के प्रकटीकरण के आधार पर विषय के रखने के साथ विचारों की जीत होने का ये दुनिया का अंदर कहीं की रिकॉर्ड है। तो हमें गर्व है कि भारत वो देश है जहां ये रिकॉर्ड हजारों साल से इस बात के कारण जाना जाता है। और ये मंच पर अपनी बात रखने के लिए आने वाले जाने वाले एक उदाहरण है उसका, बड़ा वैसा भी है। जनक, राजा जनक की सभा में जनक स्वयं बहुत विद्वान थे, विद्वानों की बड़ी उनकी अपनी गोष्ठियां कराने की लंबी परंपरा थी। और ऐसे में एक विद्वान को जब आते हुए देखा तो वह आने जाने में चारों पांव से चलता हुआ आड़ा टेढ़ा जब आया तो राजा की सभा में जिसके चलने के लिए 2 पैर के बजाय चारों हाथ पांव से आए और आड़े टेढ़े अंग से आए, तो सारे लोग, सभा के बड़े बड़े राजा महाराजा से लेके सब लोग हंस पड़े
कि विद्वानों की सभा में ये आएगा क्या, ये क्या बोल रहा है। वो अष्टावक्र थे और अष्टावक्र का इतिहास बोलने का मैं आपको केवल बताना चाहूँगा। अष्टावक्र का 8 जगह से हड्डी टूटने का इतिहास वो भी अद्भुत है। अष्टावक्र के पिता भी बहुत बड़े अच्छे शास्त्रार्थ करने वाले बड़े जाने माने उस समय के विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा माना जाता है, ये रिसर्च तो आज भी बाकी है, कि माँ के गर्भ से अंदर बेटा सुन रहा है जिसकी आयु 8 से 9 महीने की हो रही है और पिता शास्त्रार्थ करते हुए गलती कर रहे हैं, तो पिता को पेट के अंदर से टोक रहा है, ये गलत है। पहली बात तो वो चौंक गए कि ये क्या हुआ। तो गर्भ के अंदर से बेटा अपने पिता की बात को टोक रहा, ये आज भी बड़ा अटपटा लगता है। अपने यहाँ तो बच्चा पैदा होने के बाद बोलने में साल भर से ज़्यादा टाइम लगाता है, सही बोलने में तो 2 साल के आगे जाता है। लेकिन ये हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय शास्त्र का इतिहास। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, और बड़े विद्वान को उनका ही बेटा गर्भ से अगर टोके 12 बार, तो 5 बार, 7 बार, 8 बार तक भी वो हर बार अपने पिता की गलती से, तो उनको गुस्सा आया कि अब कोई भी है तो भले ही मेरे संतान है, लेकिन मेरे को इस पृथ्वी पे कोई ऐसा टोके मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो अपने हाथ में जल लेकर के जो भी है ये अपने कीमत चुकाएगा, जितनी बार टोका है इसकी हड्डियों का नाश हो जाएगा। और वो उसकी दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा उनका स्वयं का जब पैदा हुआ तो 8 जगह से हड्डियां टूटी हुई और बात की उसकी यात्रा बताने की। राजा जनक के दरबार में आते हुए जब वो अपनी विद्वत्ता के बलबूते पर प्रवेश कर रहे थे और हंसने वाले जब हंस रहे थे, तो जब खड़े होकर के उनने जवाब दिया, वो हम सबको गौरवान्वित करने वाला था। तो उनने कहा, मुझे यहाँ विद्वानों की सभा में बुलाया गया था इसलिए मैं आया था, लेकिन राजा जनक आपके दरबार में ये हड्डियां देखने वाले बैठे, मुझे बड़ा दुख है। ये सारे लोग शरीर को देख रहे हैं। विचारों के उस महायज्ञ में जब हम विचारों की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में हड्डियां, चमड़ा, ये शरीर भगवान की दया से हम अपने हाथ से नहीं बना सकते। हम अपने आप को जन्म और मृत्यु में भी भगवान पे ही छोड़ते। जब भगवान की इच्छा होगी तो हमारा जन्म होता है, जब भगवान की इच्छा हो तो हमारा शरीर छूटता है। भगवान हमको जैसा पैदा करता है, इसलिए भगवान एक गुण भी हमको देता है। आप कभी गौर करना इस गुण से, हम सब अपने आप में देखना। चाहे कोई कितना सुंदर से सुंदर व्यक्ति हो, वो भी कांच में देख के अपनी उस बॉडी पे सुख और आनंद महसूस करता है, या कोई चाहे जैसा भी हो वो भी मैं कांच में देख के आनंद महसूस करता है। ये भगवान गुण सबको एक जैसा दे देता। कभी कोई आदमी अपने आप को कुरूप मानता ही नहीं, हमेशा इस भगवान की वो विधा के आधार पर। ऐसे में विचारों की इस यात्रा के बलबूते पर जो यहाँ विचार यज्ञ हुआ, तो आनंद आया था देख करके, जब कृषि के क्षेत्र में उनने अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियां रखी। और क्या धन 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 धन, ऐसा लग रहा है कि 47 दड़ 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 गोली चल रही थी, मजा आ गया। सुनते सुनते हमारा युवा यही तो लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, यही तो भविष्य की पीढ़ी बनेंगे। और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजवाऊंगा, यद्यपि मैं उसको बोलूँगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी दी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय दिया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधराऊंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसपे से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने। आप क्यों अपने पे ले रहे हो? अब मेरे को थोड़ी मालूम किसने तैयारी की, और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूं, पर एक मुहावरा बड़ा गलत चलता है कि चोर की दाढ़ी में मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। एक फिल्म में एक बार एक बड़ा अभिनेता अपना अमिताभ बच्चन कहीं पे गवाही दे रहा है, और गवाही देते देते गवाह और सबूत के बीच वो जिसके पक्ष में गवाह देने आया उसको उनने देखा ही नहीं था, और ये उस सामने वाले वकील को ध्यान में आ गई कि ये बत्ती दे रहा है।
और बत्ती दे रहा तो उसने कहा ठीक है साहब, गंगाराम ये था, गंगाराम वो था, बात निकाली तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये बताओ गंगाराम कितने बड़े थे, उनकी हाइट कितनी थी। अब अमिताभ ने देखा तो ही नहीं, बोले क्या। अमिताभ ने धीरे से इधर उधर देखते देखते ताली के तरीके से उस फिल्म के डायलॉग में ऐसे हाथ घुमा के अंदाज से ऐसे कर दिया। अब वो एवरेज साइज थी किसी की, तो सामने वाला को देखो साहब, हमने कहा ना ये झूठ बोल रहे हैं। बोले क्यों? वो गंगाराम कोई मनुष्य थोड़ी इतना बड़ा, वो तो तोता था, मुर्गा था, ये कहाँ से आ गया। तो उनने कहा देखो वकील साहब, यही जल्दी कर दी, मेरा नीचे का हाथ तो आना ही बाकी रह गया, अभी तो ऊपर का ही आया। तो महापौर बोल पड़े तो मैं क्या करूं। मैं आपके लिए नहीं, हमारा भतीजा बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो बचा है उसको और अच्छा कराएंगे, इसीलिए बोल रहा, जिसने भी पढ़ाया उसको अच्छा पढ़ा। हमारे लिए आनंद की बात है। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं उसको ये याद दिलाता कि भाई इस देश के अंदर अपने निर्भय सिंह पटेल जी के, जिनके दीपालपुर विधानसभा लगी है, तुलसी भैया गवाह है, ये फतेहाबाद की लाइन उखाड़ी थी, कांग्रेस के शासन में उखाड़ी थी, और ये लाइन डली थी अंग्रेजों के टाइम पे। सिंधिया जी और होलकर जी के बीच में से आगर तक जाते हुए ये मिलाने के लिए इधर महू से लेकर के दोनों मिलिट्री हेडक्वार्टर को जोड़ने की जगह थी। इस उखड़ी हुई पटरी को बिछाने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने किया। हमें इस बात का